हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करी थी। 1 मंथ बाद आप लोगों के एग्जाम्स हैं, तो आपके लिए कुछ इजी करने के लिए हम लोग ये लेके आए हैं कि आप लोगों की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिवीजन हो जाए। तो हम लोगों ने एक वीडियो मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिवीजन के लिए डाल दिया है। किसी ने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पूरी वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में आपको बहुत भरपूर कंटेंट मिलेगा जो आपके लिए बहुत 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 बेनिफिट होगा। अगर आप मैक्रो में कुछ नहीं जानते, आपको नहीं पता मैक्रो के बारे में कुछ भी, तो भी वो वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आज हम जो करने वाले हैं उसी वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। उस वीडियो में मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था नेशनल इनकम का, तो आज हम नेशनल इनकम डिस्कस करेंगे। अगर ये टॉपिक मैं उस वीडियो में ऐड ऑन करती तो वो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी चली जाती, इसलिए हमने सोचा इस कंटेंट को हम थोड़ा अलग लेकर के चलते हैं। तो आइए आज अपना नेशनल इनकम स्टार्ट करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 to 12 मार्क्स में आपके पेपर में दिखने ही वाला है आपको। तो आइए स्टार्ट करें। वीडियो को एंड तक देखना। जिसको नेशनल इनकम में कुछ भी नहीं आता उनको भी सब कुछ आने लग जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम कौन कौन से टॉपिक आज कवर करने वाले हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में, जो हमारी यूनिट नंबर 1 है मैक्रो की, उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करें अपने टॉपिक को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें तो सर्कुलर यानी कि किस तरीके से हमारी इनकम का फ्लो होता है, किस तरीके से एक सर्कल बनता है हमारी इनकम का, तो वो पढ़ेंगे। देखिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। हाउस होल्ड, गवर्नमेंट सेक्टर, फर्म होता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर होते हैं। 4 सेक्टर की हम लोग बात करते हैं। कौन कौन से सेक्टर मैंने आपको बताए, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जिसमें हाउस होल्ड से रिलेटेड बात की जाती है, प्रोड्यूसर सेक्टर जिसमें फर्म वगैरह की बात की जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है जिसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन सेक्टर है आपका, जो बाहर के देशों का सेक्टर होता है। ठीक है, ये 4 सेक्टर की हम बात करेंगे। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी कि फर्म वाला सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, यही 2 की बात करेंगे हम। ठीक है, तो जब हम आपको मैं एक चार्ट दिखाती हूँ, एक फ्लो दिखाती हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वो, कि आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए, एक ये हाउस होल्ड सेक्टर दिख रहा है आपको और दूसरी तरफ आपको क्या दिख रहा है, फॉर्म्स दिख रही हैं। ठीक है, और मैंने कुछ एरो लगा रखे हैं, ये आपको दिख ही रहा होगा। इस तरीके से ये एरो जा रहा है, ये एरो यहाँ लगा हुआ है और ऊपर वाला एरो भी यहाँ लगा हुआ है। जब हम नीचे देखते हैं तो एक एरो हाउस होल्ड की तरफ जा रहा है और दूसरे वाला, नीचे वाला भी हाउस होल्ड की तरफ जा रहा है। तो पहले हाउस होल्ड की बात करते हैं। जब हमें क्या चाहिए होता है, देखो जो ये हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, ये जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर दिख रहा है, वो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हमारे फॉर्म्स को क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है। क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है हमारी, आप लोगों ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े होंगे। क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेज, ये सारे हमारे क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेज। तो जो हाउस होल्ड है, हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है, उससे क्या लिया जाता है, लैंड लेते हैं, लेबर लेते हैं, कैपिटल लेते हैं, एंटरप्राइजेस लेते हैं। ये सारी सर्विसेज हाउस होल्ड देता है हमारे फर्म सेक्टर को। और फर्म इसके बदले में क्या देती है हाउस होल्ड सेक्टर को, फैक्टर पेमेंट्स देती है। फैक्टर्स पेमेंट्स यानी कि लैंड है तो लैंड के बदले क्या देती है, रेंट देती है फर्म हमारे हाउस होल्ड सेक्टर को। लेबर ले रहे हैं तो लेबर के बदले लेबर को क्या मिलती है, वेजेस मिलती है। अगर किसी तरीके का कैपिटल दे रही है तो कैपिटल के बदले क्या देते हैं, वो इंटरेस्ट देते हैं। एंटरप्राइजेस को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो आपने क्या देखा कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करती है, फर्म को फैक्टर सर्विसेज देती है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस की सर्विसेज देती है। और हमारी फर्म बदले में क्या दे रही होती है, फैक्टर पेमेंट दे रही होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट वगैरह। ठीक है, और जब दूसरे की बात करें, और जो फर्म है, और फर्म क्या करती है, गुड एंड सर्विसेज बना करके, इन सब की मदद से, ये जो फैक्टर सर्विसेज वगैरह है, इन सब की मदद से क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बाद किसको देती है, हाउस होल्ड सेक्टर को देती है। क्या करती है, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज इनकी मदद से बनते हैं, आपको पता है ना, फर्म प्रोडक्शन वगैरह करती है, वो जो प्रोडक्शन होती है वो किसको जाता है, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर को जाता है। हाउस होल्ड सेक्टर एक तरीके से आप लोगों का ही सेक्टर है, हाउस होल्ड यानी कि जो घर पे रहते हैं वो सेक्टर। ठीक है, और फर्म्स क्या है, जो प्रोडक्शन
प्रोडक्शन वगैरह करती है, तो फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाती है तो हाउस होल्ड सेक्टर को दे देती है, और हाउस होल्ड सेक्टर उनके बदले में उन्हें क्या देता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज पे वो अपना खर्चा करता है। जब वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा तो बदले में क्या करता है, पेमेंट करता है ना, तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देता है गुड्स एंड सर्विसेज पे फर्म को। तो आपने देखा ये पूरा का पूरा सर्कुलर फ्लो चलता है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। इस सर्कुलर फ्लो में क्या होता है, जो इनकम होती है उसमें किसी भी तरीके की सेविंग नहीं होती, नाइदर द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम, ना ही हाउस होल्ड अपनी इनकम में से सेव करता है, ना ही फर्म अपने प्रॉफिट में से सेव करती है। तो ये आपका था सर्कुलर फ्लो दो इकोनॉमी के बीच में। हमने 4 सेक्टर पढ़े थे, 4 सेक्टर नहीं पढ़ने आप लोगों ने, मैंने आपको 4 सेक्टर बताए थे, आपको चारों सेक्टर नहीं पढ़ने, आपने सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर और अपने फर्म सेक्टर पढ़ना। हाउस होल्ड सेक्टर जो सेक्टर कंजम्पशन करता है, फर्म सेक्टर जो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। अगर मैं रिव्यू देखूं तो क्या करता है, हाउस होल्ड क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है, जिसके बदले में फर्म हाउस होल्ड को क्या देती है, फैक्टर पेमेंट देती है। और जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाते हैं तो फर्म क्या करते हैं, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देता है, जिसके बदले में हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लगाता है, अपनी इनकम लगाता है फर्म के ऊपर, यानी कि जो फैक्टर पेमेंट उसने कमाई है वो किसको दे देता है, वो फर्म को ही वापसी दे देता है। और उसके बाद क्या होती है, किसी भी तरीके की सेविंग नहीं होती, ना ही हाउस होल्ड सेक्टर में ना ही फर्म्स में। तो ये थी हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये क्या होती है, इनकम की जनरेशन करने की एक साइकिल होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद वो पहले इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड वाले को रेंट देना, लेबर वाले को वेजेस देना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो आपको पता है 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। पहले इनकम जनरेट करी जाती है, उसके बाद उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है किसमें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। एंड इट सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड, उसके बाद वो कैसे होता है, आपको बताया मैंने कैसे वो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ सर्कुलेट करता है, पूरा सर्कल चलता है हाउस होल्ड और फर्म्स का, फर्म्स और हाउस होल्ड से फर्म और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ क्या चलता है, पूरा सर्कुलेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। किस तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लगाती है गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें पहले इनकम जनरेट होती है, फिर वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, उसके बाद सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, जिसमें हाउस होल्ड कैसे अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लगाती है गुड्स एंड सर्विसेज को, जो गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है, हमारी फर्म्स प्रोड्यूस कर रही होती है। ये थी हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसके बाद इसके फेसेस देख लेते हैं, फेसेस भी आपके मीनिंग में से निकल कर ही आए हैं। जैसे कि पहले क्या होती है, इनकम जनरेट होती है, तो पहला कौन सा फेस है, हमारा जनरेशन फेस है, जिसमें क्या होती है, फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज को फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से। फैक्टर सर्विसेज आपको पता है, फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और डिस्ट्रीब्यूशन फेस क्या होता है, जिसमें इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हमारा फर्म से हाउस होल्ड को दिया जाता है। उसके बाद डिस्पोजिशन फेस, डिस्पोजिशन फेस में क्या होता है, इनकम, उस इनकम को रिसीव करते हैं, रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिसीव करी है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में, उसको कहां स्पेंड किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज में ही स्पेंड कर दिया जाता है, जो कि फर्म प्रोड्यूस कर रही है। ये थी हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखो एक कंसेप्ट है हमारा स्टॉक एंड फ्लो का। अब बात कर लेते हैं स्टॉक एंड फ्लो की। स्टॉक और फ्लो क्या होता है, स्टॉक और फ्लो। मैं आपको एक एग्जांपल देख के समझाती हूँ इसे। देखो एक टैप है, ठीक है, उस टैप में से पानी फ्लो हो रहा है, चल रहा है, वो टैप चल रही है, पानी फ्लो होता जा रहा है, फ्लो तो होता जा रहा है, चलता जा रहा है पानी, वो तो हो गया फ्लो। और जो उस बकेट लगी हुई है नीचे, बकेट में पानी जो सेव हो रहा है, हम इकट्ठा कर रहे हैं जो पानी, वो क्या है आपका स्टॉक, यानी कि एट अ पर्टिकुलर टाइम पे जो पानी इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा होता चला जा रहा है, उसे स्टॉक बोला जाता है। और जो आता जा रहा है, जाता जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, हम फ्लो बोलते हैं। यानी कि आपने देखा कि स्टॉक क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास अवेलेबल है, वो तो स्टॉक है, ठीक है। और जो फ्लो है वो क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो आता रहता है जाता रहता है। यानी कि टैप चल रही है, पानी इकट्ठा हो रहा है, जो टैप से पानी फ्लो हो रहा है वो आपका फ्लो का कंसेप्ट है, और जो बकेट में इकट्ठा हो रहा है वो हमारे पास स्टॉक का कंसेप्ट है, ठीक है। टाइम डायमेंशन, इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, इस पे किसी भी तरीके का टाइम डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन इस पे इट हैज अ टाइम डायमेंशन एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इसकी मेजरमेंट क्या होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है। नेचर ऑफ कंसेप्ट, इट इज स्टैटिक कंसेप्ट,
स्टैटिक कंसेप्ट है, इसमें किसी तरीके का चेंज नहीं आता। और ये क्या है, डायनेमिक कंसेप्ट है, क्योंकि ये फ्लो है, आता जाता रहता है। और अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31/3/2020, यानी कि एट अ पर्टिकुलर टाइम पे पॉपुलेशन इतनी थी, लेकिन नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2019, यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे इतनी नंबर ऑफ बर्थ है, ये फ्लो हो गया। टोटल नंबर ऑफ मारुति इन दिल्ली, दिल्ली में कितनी हमारी मारुति की गाड़ी है, दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ मारुति इन दिल्ली, ये तो स्टॉक हो गया। लेकिन नेशनल इनकम हमारी 2020 में कितनी थी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितने थी, तो ये हमारा फ्लो हो गया, ये हमारा स्टॉक एंड फ्लो। अब जब हम टाइप करेंगे, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो करेंगे, तो हमारे दो टाइप है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब इसको भी मैं आपको सर्कुलर के चार्ट से ही बताती हूँ कैसे है। देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है फर्म को। क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है फर्म को। और फर्म क्या कर रही है, जो फैक्टर सर्विसेज से जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, वो किसको दे रही है, हाउस होल्ड सेक्टर को दे रही है। गुड्स एंड सर्विसेज किसको दे रही है, जो फर्म प्रोड्यूस कर रही है, फैक्टर सर्विसेज से जो भी प्रोडक्शन हो रही है, वो फर्म किसको दे रही है, हमारे हाउस होल्ड सेक्टर को दे रही है। ये तो हो गया रियल फ्लो का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट हो गया, रियल फ्लो का कंसेप्ट। और जब दूसरा कंसेप्ट क्या है, जब हाउस होल्ड सर्विसेज क्या कर रही है, जो हमारी फैक्टर सर्विसेज दे रही है, उसके बदले जो पेमेंट मिल रही है, जो फर्म क्या दे रही है, हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट दे रही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के बेसिस पे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की टर्म में, तो वो क्या है, हमारा फैक्टर पेमेंट है, वो मनी फ्लो है, मनी की टर्म में हो रहा है जिसका काम, वो मनी फ्लो है। और जो सर्विसेज देने पे जो गुड्स एंड सर्विसेज दिए जा रहे हैं, वो क्या है, हमारा रियल फ्लो है। अब क्या कर रही है, ऐसे ही कंजम्पशन कर रही है, हाउस होल्ड क्या कर रही है, फर्म जो भी प्रोडक्ट बना रही है उसकी क्या कर रही है, कंजम्पशन कर रही है, इनकम अपनी इनकम को उसकी फर्म पे लगाया जा रहा है, उस फर्म पे लगाया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे जा रहे हैं, वो सारा क्या है, हमारा मॉनेटरी मनी फ्लो है। मॉनेटरी की टर्म में जो किया जाता है उसे मॉनेटरी फ्लो बोला जाता है। मनी की टर्म में जो, मॉनेटरी टर्म में जो किया जाता है उसे मनी फ्लो बोला जाता है। जो गुड्स एंड सर्विसेज की टर्म में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम रियल फ्लो बोलते हैं। तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं। मीनिंग क्या है हमारा, जैसे कि इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, गुड एंड सर्विसेज का फ्लो मतलब यानी कि फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड दे रहा है फर्म को, रियल फ्लो है। और फर्म बदले में क्या दे रही है उन्हें, क्या दे रही है उन्हें, गुड्स एंड सर्विसेज ही दे रही है, तो वो क्या है, हमारा रियल फ्लो का है। ठीक है। अगर मनी फ्लो क्या होता है, इट इज अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। जब मनी का फ्लो होता है उसे मनी फ्लो बोला जाता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है उसे रियल फ्लो बोला जाता है। जब हमारा जो हाउस होल्ड क्या दे रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रहा है फर्म को, तो वो क्या है, मनी फ्लो है। और फैक्टर पेमेंट दे रही है फर्म हाउस होल्ड को, वो क्या है, मनी फ्लो है। काइंड ऑफ एक्सचेंज, इसमें क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ और सिर्फ किसका एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है रियल फ्लो में। और हमारे मनी फ्लो में क्या होता है, मनी का एक्सचेंज होता है। और डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, रियल फ्लो में किसमें डिफिकल्टी आती है, देयर में भी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज, क्योंकि गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, तो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम आती है इसमें। लेकिन इसमें किसी तरीके की डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि सब कुछ मनी की टर्म में होता है। ऑल्टरनेटिव नेम पूछा जाए आपसे तो इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं और इसको नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गए टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब क्या है, सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, उसमें आपको ये चार्ट बना के इसको एक्सप्लेन करके आना है। यानी कि सर्कुलर फ्लो हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी में आपका आ सकता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आपको इसमें यही बताना है कि हमारे 2 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स। ठीक है, 2 सेक्टर के बारे में आप बताएंगे। जब हमारा हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को, तो फर्म क्या करती है, उसे फैक्टर पेमेंट देती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की टर्म में। जब हाउस होल्ड सेक्टर, वो ही पैसा हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, कंजम्पशन, गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस करती है, वही पैसा क्या करता है हाउस होल्ड सेक्टर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की तरह गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा देता है, जो कि फर्म प्रोड्यूस करके किसको देती है, हाउस होल्ड सेक्टर को देती है गुड्स एंड सर्विसेज। यही आपको एक्सप्लेन करना है 2 सेक्टर इकोनॉमी में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट आपका नेशनल इनकम की पूरी यूनिट कवर करने की कोशिश करी है, तो इस वीडियो को एंड तक बहुत अच्छे से देखना, आपका नेशनल इनकम के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी को हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री में जो भी एक्टिविटी हो रही होती है उसे डोमेस्टिक टेरिटरी बोला जाता है। इट मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या होता है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट owned and operated by the normal resident between 2 or more country.
शिप्स और एयरक्राफ्ट ओन्ड या ऑपरेट करा जा रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट है बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, ठीक है। या फिर बी है हमारा फिशिंग हो रही है या फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर, यानी कि ये सारी चीजें कौन चला रहा है, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री चला रही है, लेकिन कहाँ पे, इंटरनेशनल वाटर पे, वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द ऑपरेशन, उसे भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, ये सारी चीजें कंट्री की ही है ये सारी चीजें, लेकिन वो लोकेटेड कहाँ है, अब्रॉड में, वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। इसका मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, जो भी चीज को, जो भी एक्टिविटी पॉलिटिकल फ्रंटियर में आती है कंट्री की, उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। और डोमेस्टिक इनकम कौन सी होती है, डोमेस्टिक इनकम वो होती है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है। अब नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है हमारा, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल या फिर एक इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री, जो कि ऑर्डिनरी कंट्री में रहता है, हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज आल्सो लाइज इन द कंट्री, एक रहता भी है और साथ में एंड है, ये याद रखना, दोनों ही कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि वो उस कंट्री में रहता भी है, साथ में उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी कि बाइंग करना, सेलिंग करना, जितना भी खर्चा है वो सारा उसी कंट्री के अंदर है, हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि जितना भी खर्चा है वो भी कहां पे है, ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, उसी कंट्री में है, ठीक है। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, कौन कौन से इसमें हमारे नहीं होते, मैं आपको इससे पहले इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब बता देती हूँ। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है हमारा उसकी स्पेंडिंग, उसकी अर्निंग, एकोमोडेशन, उसी लोकेशन पे एकोमोडेशन वगैरह उसका सब, ठीक है। और क्या क्या इंक्लूड नहीं होते देख लीजिए हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर, जो सिर्फ घूमने फिरने आए हैं वो इंक्लूड नहीं होते, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस नहीं होते, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होते इंक्लूडेड, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होते इंक्लूडेड नॉर्मल रेजिडेंट्स में। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, क्या होता है ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेना, आपका पूरा चैप्टर इसी पे बेस है। तो जब हम फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम की बात करेंगे तो फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर, हमने फैक्टर सर्विसेज पढ़ी थी ना, फैक्टर सर्विसेज देती है हमारी हाउस होल्ड और फर्म बदले में क्या देते हैं, उसे फैक्टर पेमेंट देते हैं, फैक्टर पेमेंट को ही फैक्टर इनकम बोला जाता है। जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फैक्टर सर्विसेज के बदले जो इनकम मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं, यानी कि रेंट, wages, interest, profit, ये सारा। It refers to the income received by the factor of production रिसीव करता है फॉर द रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, जो फैक्टर सर्विसेज दी जाती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसके बदले में जो इनकम मिलती है उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है, इनकम रिसीव विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, यानी कि वो इनकम जो मैं क्यों अर्न नहीं कर रही, यानी कि वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही, किसी के बदले नहीं मिल रही मुझे वो इनकम, रिसीव विदाउट एनी रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, यानी कि मैं कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही, कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दे रही रिटर्न में, मुझे फिर भी वो इनकम मिल रही है, वो क्या होती है हमारी ट्रांसफर इनकम। एग्जांपल बताऊंगी आपको समझ आ जाएगा, जैसे कि स्कॉलरशिप मिल गई आपको, गिफ्ट मिल गया कोई, या ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिल रही है, जिसके बदले में मैं कोई सर्विस नहीं दे रही, वन वे इनकम है, यानी कि मैं कोई सर्विसेज नहीं दे रही लेकिन मुझे सामने से वो इनकम मिल रही है, उसे ट्रांसफर इनकम बोला जाता है, ठीक है। अब नेचर देख लेते हैं इसका क्या है। जो फैक्टर इनकम है वो तो एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी की इनकम है, तो ये तो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होती है, लेकिन ट्रांसफर इनकम किसी भी इनकम में इंक्लूड नहीं होती, इट इज नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। जब इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड आएगा कहीं पे ट्रांसफर इनकम यानी कि स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन या ऐसा कुछ दिखता है, उसको तो बिल्कुल नॉट इंक्लूडेड कर देना। ट्रांसफर इनकम वन वे इनकम होती है जिसमें कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड नहीं दी जा रही, तो वो इनकम हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। और ये क्या है हमारा जो फैक्टर इनकम है, ये एक अर्निंग कंसेप्ट है जिसके बदले में मैं कुछ सर्विसेज दे रही हूँ तो मुझे इनकम मिल रही है। और ये क्या है, रिसिप्ट कंसेप्ट है, ये सिर्फ मेरे पास आ रही है, मैं कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। और एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो गया, और इसका एग्जाम्पल हो गया स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम भी हो गया। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर लेते हैं अब फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर लेते हैं। फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बिल्कुल रेडी होते हैं, जो कंज्यूम कर लेते हैं हम डायरेक्ट, जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं होते। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, जो कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर रीसेल। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जो रीसेल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं या फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, उसी साल में या फिर उससे कुछ और प्रोड्यूस करना है मुझे, उसके लिए यूज किए जाते हैं, उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ये तो दोनों
दोनों में इंक्लूडेड होते हैं, नेशनल और डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि फाइनल गुड्स हमारे बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो ये क्या होते हैं, हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं। और ये आगे इंटरमीडिएट गुड्स आगे रीसेल हो सकते हैं, फर्दर प्रोडक्शन हो सकती है, तो ये ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करे जाते हैं, ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करे जाते हैं। और अगर डिमांड देखें, दे हैव डायरेक्ट डिमांड, इसकी तो डिमांड डायरेक्ट होती है क्योंकि ये डायरेक्टली वांट सेटिस्फाई करता है। लेकिन इंटरमीडिएट डिमांड क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड क्या होती है, किसी और पे डिपेंड करती है। क्या है, डिराइव्ड डिमांड है, यानी कि किसी और पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर कॉफी वाले ने कॉफी ज्यादा बनानी है तभी वो दूध की डिमांड, इसके लिए इंटरमीडिएट क्या हो गया, दूध, तो दूध की डिमांड तभी ज्यादा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वैल्यू एडिशन, इट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर, रेडी टू यूज है, नॉट रेडी फॉर यूज, ये रेडी फॉर यूज नहीं होता इंटरमीडिएट गुड, सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू इट, कुछ वैल्यू इसमें ऐड होती है। जैसे कि एग्जांपल, मिल्क परचेज कर रही हूं मैं हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए, यानी कि घर लाई पी गई, ये फाइनल गुड्स हो गया। एक गुड वही गुड फाइनल गुड भी हो सकता है किसी के लिए और किसी के लिए इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, तो कंज्यूमर पे डिपेंड करता है कि वो कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है उसे या फिर आगे रीसेल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। मिल्क यूज कर रहे हैं डेयरी शॉप वाला रीसेल के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा उसके लिए। जो गुड रीसेल के लिए और फर्दर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है वो इंटरमीडिएट गुड होता है हमारा। अब फाइनल गुड्स के दो पार्ट होते हैं हमारे, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, कंजम्पशन फाइनल गुड्स हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स देख लेते हैं क्या होते हैं। दीज गुड्स सेटिस्फाई वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, आया खाया निकाल दिया कंज्यूम कर लिया, ये होते हैं हमारे कंजम्पशन गुड्स। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। कैपिटल गुड्स जो गुड्स आगे प्रोडक्शन के काम आते हैं उसे कैपिटल गुड्स बोलते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये प्रमोट नहीं करते, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। कैपिटल गुड्स क्या करते हैं, हमारे कंजम्पशन गुड्स तो प्रमोट नहीं करते कैपिटल कैपेसिटी को, लेकिन कैपिटल गुड्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। एक्सपेक्टेड लाइफ देख लेते हैं कंज्यूमर गुड्स की। मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ है इसकी, और कैपिटल गुड्स जनरली हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर से ज्यादा होती है। कैपिटल गुड्स की मोर देन 1 ईयर होती है। ठीक है, अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि जब कैपिटल स्टॉक में एडिशन हो जाती है वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। ग्रॉस क्या होता है, जो टोटल एडिशन होती है हमारे कैपिटल स्टॉक की इकोनॉमी में उसे ग्रॉस बोला जाता है। नेट कैसे निकलता है, जब डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस हो जाता है, यानी कि ये एक्चुअल एडिशन बताता है। क्या बताता है, एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, उसे नेट बोला जाता है। यानी कि जब डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है, और डेप्रिसिएशन आपको पता है वियर एंड टीयर वैल्यू होती है, नॉर्मल वियर एंड टीयर, यानी कि हर साल कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, हमारी फिक्स एसेट्स पे कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन लगता है। इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में फॉल हो जाती है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब देखिए, जब आप आगे निकालेंगे ना तो मैं आपको ये बता दूं कि नेट से आप लोगों को जाना हो ग्रॉस में, ये न्यूमेरिकल में बहुत बेनिफिशियल है। जब आपको नेट से ग्रॉस में जाना हो तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा, क्योंकि जो ग्रॉस है वो हमारी क्या बताता है, टोटल वैल्यू बताता है, तो डेप्रिसिएशन इस केस में क्या होगा, ऐड होगा। जब आपको ग्रॉस से कहाँ जाना हो, नेट की तरफ जाना हो, तो नेट के केस में हमारी एक्चुअल वैल्यू जाननी होती है हमें, और एक्चुअल वैल्यू के लिए क्या किया जाता है, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है, क्योंकि हर फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, टाइम के साथ साथ कम होती चली जाती है उसके नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से। ठीक है, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर लेते हैं। जब भी आपसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करी जाए तो वो क्या होता है, डिफरेंस होता है किस किस के बीच में, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज के बीच में, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। आपको दोनों कंसेप्ट बता देती हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स हमारा क्या होता है, जो टैक्सेस हमारे गवर्नमेंट प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाती है उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। और सब्सिडीज क्या होती हैं, आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि गवर्नमेंट एक हेल्प करती है, गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन एंटरप्राइजेज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर सोल्ड किया जाता है सब्सिडीज रेट पे। ठीक है, ये हो गया हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें हमारी ना दो कंसेप्ट आते हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। अमाउंट पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट होती है जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपको पता है वही इनकम की बात करी थी जो मैंने, फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विसेज पे दी जाती है इनकम वो वाली। ठीक है, फैक्टर पेमेंट भी वही होती है और फैक्टर कॉस्ट भी वही होती है, वही आपकी रेंट, वेज
वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी हमारी फैक्टर कॉस्ट है, जो कि किस पे दी जाती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे दी जाती है, वो हमारी क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। और मार्केट प्राइस, तो प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, जिस प्राइस पे प्रोडक्ट एक्चुअली सोल्ड हो रहा है मार्केट में, उसे मार्केट प्राइस बोलते हैं। पेंसिल आपकी 5 रुपए की मिल रही है तो वो क्या है, मार्केट प्राइस है। ठीक है, अब देख लीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ठीक है, दो कंसेप्ट है। जब मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट की तरफ जाना हो, मैं इसे याद करने का तरीका भी बता देती हूँ। आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में कहीं पे भी जाइए, आपको टैक्स ऐड होता है, हर जगह आपको टैक्स ऐड मिलता है। तो आप क्या करेंगे, जब फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाएंगे, मार्केट प्राइस पे जाएंगे, तो NIT को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब आप मार्केट से वापसी फैक्टर की तरफ जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट यानी कि हमारी जो फैक्टर सर्विसेज के बदले जो पेमेंट मिलती है उस पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे उस केस में। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम NFYA भी बोलते हैं। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भी मुझे फैक्टर इनकम दोबारा मत पूछना क्या होता है। फैक्टर इनकम आपको पता है, फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर सर्विसेज के बदले मिलती है। लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, और कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्राइज को प्रॉफिट मिलता है। जो हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिसीव होता है, या फिर फैक्टर इनकम पेड, या फिर मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो पेड कर रही हूँ उसे हम NFYA बोलते हैं, NFIA बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NFIA इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर पेड टू अब्रॉड, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। इसमें हमारे दो कंसेप्ट आते हैं, डोमेस्टिक और नेशनल का। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डोमेस्टिक और नेशनल क्या होता है। तो जब हम डोमेस्टिक की तरफ देखो, डोमेस्टिक में क्या होता है, नेशनल में तो सब कुछ आता है हमारा, नेशनल में बाहर की इनकम भी आएगी। तो जब मैं डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा रही होती हूँ तो क्या करती हूँ, NFYA ऐड कर देती हूँ, बाहर की इनकम ऐड हो जाती है। लेकिन जब मैं डोमेस्टिक मैं आती हूँ, पॉलिटिकल फ्रंटियर की तरफ आती हूँ, डोमेस्टिक की तरफ आती हूँ, तो उसमें सब कुछ नहीं आता, उसमें NFYA यानी कि बाहर की इनकम क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है जब मैं नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ चलती हूँ तो। ठीक है, अब ये सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। नेट से ग्रॉस की तरफ जाने के लिए, ग्रॉस से नेट की तरफ जाने के लिए क्या होगा, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ, या नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाने के लिए क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाने के लिए क्या होगा। ये आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। जो आपके पेपर में निकालने के लिए आ सकता है वो मैं बता देती हूँ क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। प्लीज कैलकुलेट GDP-MP, प्लीज कैलकुलेट GDP-FC, NDP-MP, NDP-FC, GNP-FC, GNP-MP, NNP-MP, NNP-FC, ये सारे कैलकुलेट होते हैं, जिसमें डोमेस्टिक इनकम भी पूछ सकते हैं। प्लीज कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या निकाल के देंगे, NDP-FC निकाल के देंगे। जब आपसे नेशनल इनकम पूछा जाएगा तो आप क्या निकाल के देंगे, NNP-FC देंगे। अब मैं इनकी फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको क्या क्या होती है। जब बात करी जाती है GDP एट MP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आप लोग अगर फैक्टर कॉस्ट दे रखा है तो वहां से मार्केट प्राइस की तरफ जा सकते हैं। डोमेस्टिक दे रखा है, नेशनल की तरफ जाना है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा सकते हैं, नेट से ग्रॉस की तरफ या ग्रॉस से नेट की तरफ जा सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जा सकते हैं। तो जैसे कि ग्रॉस GDP एट MP आपको दे रखा है, आपको जाना है GNP एट FC, तो इस केस में क्या कर लेंगे, MP को कन्वर्ट कर लेंगे FC में। ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ चले जाएंगे, DP यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस चार्ट को फॉलो करते हुए। होपफुली इतना तो आप कर ही लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा वैल्यू एडिड मेथड। अब हम 3 मेथड पढ़ेंगे। नेशनल इनकम के आपके 3 मेथड आ रहे हैं पेपर में, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। वैल्यू एडिड मेथड में क्या कैलकुलेट होता है, GVA एट MP, जिसे GDP एट MP भी बोला जाता है, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस बोल लो या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो आपकी इच्छा है। तो इस मेथड को और किस किस नाम से जाना जाता है, प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड। देखिए मैंने तो आपके लिए पूरी तरीके से मेहनत करी है, तो आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और सपोर्ट करिए इस वीडियो को, एंड तक देखिएगा तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने बच्चों के लिए हर चीज इस नोट्स में डाली है, तो बच्चों तक ये डिलीवर हुई है। ठीक है, तो वैल्यू एडिड क्या होती है हमारी, वैल्यू एडिड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल
इंटरमीडिएट गुड्स को, रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, कितनी एडिशन वैल्यू हुई है रॉ मटेरियल में यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स में, फर्म ने कितनी एडिशन करी है उसमें, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करते टाइम उसने कितनी एडिशन करी है अपने वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल में, उसे हम वैल्यू एडिट बोलते हैं। देखिए वैल्यू एडिट से आपका ग्रॉस वैल्यू एडिट एट एमपी या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये निकलता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। अपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, बस फॉर्मूले आपको इस वीडियो में भरपूर सारे मिलेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला, ये आपको यहाँ पे क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए और इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि परचेज होती है, ठीक है, जो आप परचेज करेंगे रीसेल पर्पस के लिए, उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोला जाता है, तो वो परचेज के नाम से भी आ जाती है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का तरीका है क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, उसमें प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक, और जो चेंज इन स्टॉक निकालने का तरीका क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इसे हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। अब प्रिकॉशंस क्या क्या है, वैल्यू एडिड मेथड का यूज करते हुए क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। माइनस करा है ना इंटरमीडिएट गुड्स, देख लीजिए इसके फॉर्मूले में ही क्या हुआ है, इंटरमीडिएट गुड्स हमारा माइनस हुआ है। नेक्स्ट है सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड, जो भी सेल एंड परचेज सेकंड हैंड गुड्स की होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती क्योंकि वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती, आप नेशनल इनकम में भी उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। डोमेस्टिक सर्विसेज जैसे कि हाउस वाइफ, किचन गार्डनिंग, ये सारी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड, जो प्रोडक्शन होती है गुड्स की सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो हमारी इंक्लूड होती है। ठीक है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज भी इंक्लूडेड होता है, यानी कि जिस घर में मैं खुद रह रही हूँ, खुद के घर में रह रही हूँ, तब भी मैं रेंट पे करती, तो वो वाली इनकम हमारी इंक्लूडेड होती है। चेंज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड, चेंज इन स्टॉक आप देख रहे हैं ऐड होता है, तो चेंज स्टॉक भी हमारा इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में। अब इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हमारी अराइज होती है वैल्यू एडिड मेथड में, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, यानी कि एक ही प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करते टाइम उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो गई, डबल, 2 बार 3 बार हमारे नेशनल इनकम में डबल होती चली जा रही है, उसे हम डबल काउंटिंग बोलते हैं। इन मेजरिंग द नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी इंक्लूडेड, इसलिए जब नेशनल इनकम मेजर करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करना चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइजेज व्हेन वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, उस गुड को बनाने की इनकम भी मैं ले रही हूँ, उस गुड्स को बनाने की वैल्यू भी मैं ले रही हूँ, और उस गुड्स और जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है वो भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ, दोनों इंक्लूड कर रही हूँ, तो हमारी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है। डबल काउंटिंग रेफर्स टू द काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस, जब मैं आउटपुट की काउंटिंग एक से ज्यादा कर लेती हूँ, वाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन करते करते उसकी जो काउंटिंग हो जाती है एक से ज्यादा बार हो जाती है, उसे डबल काउंटिंग बोला जाता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। फार्मर है, ठीक है, फार्मर ने जो वीट है, गेहूं सेल करी मिलर को 500 रुपए में, ठीक है, उस मिलर ने उसे आटा बना दिया और उस आटे को सेल करा बेकर को 700 रुपए में, और उस बेकर ने क्या करा, ब्रेड बना ली और उस ब्रेड को 1000 रुपए में सेल करा कंज्यूमर को। ठीक है, समझ आ रहे हैं ये प्रोसेस। अब मैं क्या करती हूँ, जब नेशनल इनकम में मैं ये 500 रुपए भी इंक्लूड कर लूं, ये 700 रुपए भी इंक्लूड कर लूं और ये 1000 रुपए भी इंक्लूड कर लूं, तो आप देख रहे हैं इस 700 रुपए में भी ये 500 रुपए दोबारा से काउंट हो जाएंगे, और इस 1000 रुपए में तो ये 500 और 700 दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप देखेंगे नेशनल इनकम में कितने रुपए चले जाएंगे आपके, रिपीट 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 डबल डबल करके, यानी कि 700 और 500, 1200 और 1000, 2200 रुपए हमारे नेशनल इनकम में चले जाएंगे, जबकि प्रोडक्ट फाइनल गुड कितने का है, सिर्फ 1000 रुपए का है। जो कंज्यूमर के पास जाने के बाद जो इनकम आ रही है वो सिर्फ 1000 रुपए आनी है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 500 रुपए हैं ये 700 रुपए में भी इंक्लूड हो रहे हैं, और ये 500 और 700 दोनों ही 1000 रुपए में भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो आप ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अगर आप इंटरमीडिएट गुड, ये जो जब तक फाइनल प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच जाता, जब तक कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता वो गुड, ये सारी चीजें क्या है हमारी, क्या है, वीट क्या है, इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट गुड है, फ्लोर भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, ब्रेड फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, ब्रेड बन करके वो कंज्यूमर के पास जा रहा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है इसे सॉल्व करने का, नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्लूड करें, 1000 रुपए इंक्लूड करें, यानी कि जो फाइनल गुड बन करके तैयार हुआ है, मैंने आपको बोला था ना इंटरमीडिएट गुड ऐड नहीं होता, सिर्फ फाइनल गुड ऐड होता है। तो या तो सिर्फ 1000 रुपए फाइनल गुड को ऐड किया जाए हमारे नेशनल इनकम में, यानी कि 1000 रुपए को ऐड किया जाए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि 500 रुपए तो ये पूरे ऐड करे जाए, ये 500 रुपए ऐड कर लो, ठीक है। और जो मिलर के पास जा रहे हैं इसमें से जब वो आटा बन गया तो जो वीट के 500 रुपए हैं वो हटा करके ऐड करो, यानी कि 700 में से 500 माइनस कर लो और इसमें 200 रुपए ऐड करो, ठीक है। और उसके बाद 1000 रुपए में से ये दोनों ही के ही पैसे हटा दो, ये 700 रुपए पूरे पूरे हटा दो, तो कितने बचे, 300 रुपए, 300 रुपए ऐड करो, तब भी आपके पास 1000 रुपये आएगा। ऐसे कर लो या वैसे कर लो, वो आपकी इच्छा है। अगर आप सबका अलग अलग इंटरमीडिएट कॉस्ट अलग ऐड कर रहे हैं, फाइनल गुड अलग ऐड कर रहे हैं, तो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। अब ये क्या है, वही मैंने आपको बता दिया है पहले कि हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के या तो फाइनल आउटपुट मेथड है। फाइनल आउटपुट मेथड में क्या होता है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड को सिर्फ ऐड कर लो नेशनल इनकम में, या फिर वैल्यू एडिड मेथड है कि माइनस कर करके ऐड कर लो, सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडिड बाय ईच प्रोड्यूसिंग शुड बी टेकन इन नेशनल इनकम। यानी कि इस तरीके से कर लो कि इस 700 रुपए में जो 500 रुपए ऑलरेडी एडिड है उसको माइनस कर दो, 1000 रुपए में जो ये 700 रुपए एडिड है उसको माइनस कर दो, ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड से हमारी डोमेस्टिक इनकम निकलती है, यानी कि एनडीपी एट एफ से निकला जाता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होती है, सारी इनकम जो एक्रू की जाती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बाय वे ऑफ वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, उन सबको ऐड किया जाता है नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है COE प्लस OS प्लस MI। फुल फॉर्म भी बता देते हैं, घबराइए मत। फुल फॉर्म क्या है, COE की कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज, OS की ऑपरेटिंग सरप्लस, MI की मिक्स इनकम। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है, वेजेस सैलरी जितनी भी कैश में हो रही है या वेजेस एंड सैलरी जितनी भी काइंड में हो रही है, या एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पेंशन और रिटायरमेंट, ये सारा हमारा COE का पार्ट है। लेकिन क्वेश्चन में जब पूरा पूरा COE दे रखा हो और ये भी दे रखा हो तो आप बस COE लेंगे, ये सारी चीजें नहीं लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या है हमारा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में हमारा डिविडेंड, सेविंग ऑफ एंटरप्राइजेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट सेविंग और रॉयल्टी, ये सारी हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस में आती है। और मिक्स इनकम क्या होता है, इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर, जो भी इनकम ओन अकाउंट वर्कर से जनरेट होती है, फार्मर, बार्बर्स एक्सेट्रा, या फिर अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस से होती है, यानी कि रिटेल ट्रेडर, स्मॉल शॉपकीपर, इन सब से होती है, वो हमारा मिक्स इनकम में जाता है। अब इसके प्रिकॉशंस क्या है हमारे, ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम आप लोगों को पता है, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, ये सारी हमारी इंक्लूड नहीं होती है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड, ये भी इंक्लूड नहीं होता है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, वो भी इंक्लूड नहीं होता है। विंडफॉल गेन्स यानी कि लॉटरीज, हॉर्स रेस एक्सेट्रा, ये भी हमारे इंक्लूड नहीं होता है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर, वही रेंट वगैरह प्रोडक्शन के टाइम वो इंक्लूड होती है, ठीक है। पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग से कोई पेमेंट हुई है जैसे कि डेट, ड्यूटीज, गिफ्ट, वेयर, ये इंक्लूड नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये भी हमारे नेशनल इनकम में फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता, मार्केट प्राइस में इंक्लूड होता है। आपको पता है नाइटी का तो हमारा मार्केट प्राइस में होता है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है हमारा, एक्सपेंडिचर मेथड हमारा GDP एट MP निकाल के देता है हमें, ठीक है। इनकम डिस्पोजेबल मेथड, ये सारे मैंने हाईलाइट इसलिए करे हैं कि ये चीज निकाल के देता है, जिससे कि अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड से GDP एट MP निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको जो भी कंसेप्ट निकालना है वहां तक पहुंच सकते हैं, वो हमारे 3 टेबल के थ्रू जो हमें चेंज करते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस ऐसे जाना है, इससे डोमेस्टिक से नेशनल ऐसे जाना है। इसको क्या बोला जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड को इनकम डिस्पोजेबल मेथड बोला जाता है। द मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड, जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड ने या फिर बिजनेस फॉर्म ने या गवर्नमेंट ने या फॉरनर ने, चारों सेक्टर ने जितने भी हमारा एक्सपेंडिचर किया है उसको हम सम अप करते हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो देख लीजिए, GDP एट MP इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर PFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर GFCE, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF, नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, ठीक है। तो आइए ये सारे कंसेप्ट देख लेते हैं। जो हमने प्राइवेट पढ़ा था सबसे पहले PFCE के बारे में, इसमें क्या आता है, एक्सपेंडिचर फ्रॉम नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एक्सपेंडिचर फ्रॉम ड्यूरेबल गुड्स, एक्सपेंडिचर फ्रॉम सर्विसेज, ये सारे एक्सपेंसेस आते हैं हमारे। और GFCE में क्या आता है, एक्सपेंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसेज, यानी कि लॉ, डिफेंस, ये सारे आते हैं इसमें।
और हमारा GDCF निकालते टाइम हमें दो चीजें लेनी है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करना है। और इसके अंदर क्या आता है, एक्सपेंसेस ऑन बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस ऑन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट आता है। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आता है। और नेट एक्सपोर्ट तो आपको पता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। अब इसके टाइम क्या क्या एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करते टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशंस का याद करना है, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूडेड नहीं होंगे, ट्रांसफर पेमेंट वही है प्रिकॉशंस आपके, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होगी, सेकंड हैंड गुड्स हमारे परचेज करेंगे तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, फाइनेंशियल एसेट्स पे कोई परचेज करेंगे वो भी नहीं किया जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन में करेंगे, खुद की उसमें करेंगे तो वो इंक्लूड होती है हमारी। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कंसेप्ट देख लेते हैं क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी को क्या बोलते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस बोलते हैं। जब हमारा जीडीपी गिवन ईयर का एस्टिमेट किया जाता है किस पे, बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ द सेम ईयर, जिस ईयर की जीडीपी निकालनी है उसी ईयर के प्राइस को लिया जाता है, तो उसे तो क्या बोलते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस यानी कि नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। और जब रियल जीडीपी किसे बोलते हैं, जब जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस, यानी कि मुझे गिवन ईयर का जीडीपी निकालना है लेकिन जो बेस लूंगी किसके बेसिस पे निकाला जाएगा, बेस ईयर पे निकाला जाएगा। इसमें व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। रियल जीडीपी इज मोर देन नॉमिनल जीडीपी। किस केस में रियल जीडीपी ज्यादा होता है नॉर्मल जीडीपी से, जब प्राइस लेवल इन द बेस ईयर इज मोर देन, जब बेस ईयर का प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है करंट लेवल से। और रियल जीडीपी इक्वल कब होता है, जब दोनों ही बेस ईयर, दोनों ही प्राइस क्या होता है हमारे इक्वल होते हैं, बेस ईयर का भी और करंट ईयर का भी। और रियल जीडीपी कम कब होता है, जब बेस ईयर का प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है करंट ईयर से। ये तो हमारा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कंसेप्ट। एक कंसेप्ट और देख लेते हैं, जीडीपी इंटिप्लेटर। इट मेजर द एवरेज लेवल ऑफ प्राइजेस। ये क्या मेजर करता है, एवरेज लेवल ऑफ प्राइजेस करता है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, जो किसके लिए यूज कर जाते हैं, जीडीपी के लिए यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100। और आपको ये सारा कंटेंट दे रखा है और रियल जीडीपी निकालना है तो अपने फॉर्मूले को मोल्ड कर लेना। रियल जीडीपी इधर आ जाएगा और खाली जीडीपी हमारा इधर आ जाएगा। अब एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जीडीपी एंड वेलफेयर के बारे में। ये आपका 3 से 4 नंबर में पेपर में आ ही जाता है, आपको पेपर में मिल सकता है जीडीपी एंड वेलफेयर का टॉपिक। तो आइए पढ़ लेते हैं इसे। देखिए, जीडीपी और वेलफेयर, ठीक है। जीडीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और वेलफेयर का मतलब भलाई होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि जितनी प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है, लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ता चला जा रहा है, लिविंग बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि वो अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो यानी कि उनका वेलफेयर हो रहा है लोगों का, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीडीपी के बढ़ने पे हमारा वेलफेयर भी बढ़ ही रहा है, ऐसी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशंस हमें इसमें लिखनी है कि जीडीपी के बढ़ने पे जरूरी नहीं है कि हमारा लोगों का वेलफेयर भी हो ही रहा हो। तो कैसे नहीं होता है, लिमिटेशन क्या है इसकी, आइए देख लेते हैं। कि प्रोडक्शन के बढ़ने पे लोगों का वेलफेयर हो ही रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ रही है हमारी, डोमेस्टिक ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रही है तो हमारा वेलफेयर भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसकी देख लेते हैं कैसे। पहला पॉइंट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी की बढ़ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी हो रहा है, यानी कि जीडीपी हमारी बढ़ रही है, लेकिन क्या पता इनइक्वालिटी की वजह से हो रहा हो, क्या हो रहा हो, इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम में इनइक्वालिटी हो रही हो, यानी कि जो रिच है उसके पास तो इतने पैसे आ रहे हो कि उसको खर्च करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही हो, और जो पुअर है वो ऐसे हो कि उनको खाना भी नहीं मिल रहा हो। तो यानी कि जीडीपी तो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन लोगों का वेलफेयर बढ़ रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि किस वजह से, कि इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हो हमारी इनकम में, यानी कि जो गैप है रिच और पुअर का वो बढ़ता ही चला जा रहा हो। जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट चेंजेस इन इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वेलफेयर ऑफ द पीपल में नॉट राइज एज मच एज राइज इन जीडीपी। जरूरी नहीं है कि जीडीपी के बढ़ने पे हमारा क्या है, वेलफेयर भी बढ़ रहा हो। जैसे कि एक पॉइंट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है कि इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही हो इनकम में, कि रिच तो रिच होता जा रहा है, पुअर पूरा है पुअर ही रह रहा है, तो क्या फायदा है ऐसी जीडीपी के बढ़ने का, ठीक है। तो वो वेलफेयर नहीं शो करता है जीडीपी हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन प्राइस। क्या पता है जो जीडीपी बढ़ रही है वो किसकी वजह से बढ़ रही हो, प्राइस के बढ़ने की वजह से बढ़ रही हो, ना कि इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट, यानी कि जो फाइनल गुड्स है उसमें किसी तरीके का इंक्रीज नहीं आ रहा, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है इसकी वजह से जीडीपी बढ़ रही है। तो इससे क्या है, लोगों का किसी तरीके का वेलफेयर नहीं हो रहा। प्राइस के बढ़ने पे लोगों का किस तरीके का वेलफेयर, कोई भी वेलफेयर नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जीडीपी के बढ़ने पे हमारा वेलफेयर भी बढ़ ही रहा हो। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। कितने एक्सचेंजेस होते हैं जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, बार्टर सिस्टम हो गया आपका, ये सब चीजें क्या है, सिर्फ जीडीपी क्या शो करता है, मॉनेटरी टर्म्स को शो करता है। तो जरूरी नहीं है कि जीडीपी, तो ये सारी चीजें तो स्किप हो गई, ये सारी चीजें तो इसका डाटा तो अवेलेबल ही नहीं होता है हमारे जीडीपी में, इंक्लूड ही नहीं हो पाता है जितनी भी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है। जैसे कि हमारी
हाउसवाइफ हो गई, किचन गार्डनिंग हो गई, लेजर टाइम एक्टिविटीज हो गई, ये सारे तो जीडीपी हमारा शो ही नहीं करता है, इसका तो डाटा अवेलेबल होता ही नहीं है। कितनी सारी एक्टिविटीज होती है जिनका डाटा अवेलेबल होता ही नहीं है जीडीपी में। तो यानी कि जीडीपी प्रूफ नहीं करता है कि वेलफेयर बढ़ रहा है, जीडीपी के बढ़ने पे वेलफेयर बढ़ रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारी एक्सटर्नलिटीज। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? इट रेफर्स टू बेनिफिट और हार्म ऑफ एन एक्टिविटी कॉज्ड बाय फर्म और इंडिविजुअल फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज। कुछ बेनिफिट और हार्म्स होते हैं जो कि जीडीपी शो नहीं करता, जो कि किसको कॉज करने पड़ते हैं? फर्म और इंडिविजुअल दोनों को ही कॉज करने पड़ते हैं, जिसके लिए कोई भी पे फॉर विच दे आर नॉट पेड, जो कि पेड नहीं होते, पेनलाइज नहीं होते। जैसे कि अब जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? इंडस्ट्री वगैरह जो प्रोडक्ट बन रहा है उनकी वजह से क्या आ रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है। इसका तो वो जीडीपी नहीं बताता, ये नुकसान तो जीडीपी शो ही नहीं करता। तो क्या जीडीपी वेलफेयर दिखा रहा है लोगों का? नहीं दिखा रहा। और अगर बेनिफिट हो रहा है, पब्लिक पार्क बन रहे हैं, ये सब भी हमारे जीडीपी में शो नहीं होता है, तो पॉजिटिव इफेक्ट भी नहीं दिखाता, नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं दिखा रहा हमारा जीडीपी। तो यानी कि जीडीपी किसी तरीके की भी वेलफेयर नहीं दिखा रहा है पीपल की। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जीडीपी डज नॉट कंसीडर द चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जीडीपी में किसी तरीके से इंक्लूड नहीं होती कि चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। कंट्री की पॉपुलेशन में कितना चेंज आ रहा है, जीडीपी ये भी शो नहीं करता है। ठीक है, क्या होता है? रेट ऑफ पॉपुलेशन अगर हमारी क्या हो गई, ज्यादा हो गई जीडीपी से, तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये चीजें भी जीडीपी शो नहीं करता, लेकिन ये चीजें जीडीपी को एडवर्सली इफेक्ट करती है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जीडीपी को इफेक्ट करती है, लेकिन जीडीपी में ये चीजें शो नहीं करी जाती कि कितनी चेंज आ रही है पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री में। ओके, इस वीडियो को बहुत अच्छे से करके चले जाना, तो आप लोगों के मार्क्स बहुत ही अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक इसमें आपके लिए कवर करने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच।